हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट 2 का जो स्टरलाइजेशन वाला पार्ट बचा हुआ है उसके अंदर। बहुत टाइम से चैनल पे एक्टिविटी नहीं थी, कुछ जो है फैमिलीज़ में मेरे अंकल के कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे इस वजह से, ठीक है। लेकिन जो भी है एवरीथिंग इज सॉर्ट आउटेड। अब जो है फटाफट से, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों के दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं, दिसंबर के आई थिंक फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम्स हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन में। आपका जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, गैसियस, रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इसको हम कुछ कुछ पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो यहाँ मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लगे हुए हैं, मतलब क्यों हम किसी भी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई हम कोई भी तरीके का इन्फेक्शन हटाना चाहते हैं, ओके। उसके बाद कोई फूड है उसके स्पॉइलेज को हटाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि लेबोरेटरी में कोई मटेरियल है उसके कंटामिनेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन प्रोड्यूस करते हैं। हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए भी जो हमारा टारगेट है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करें, तो हमारा स्टरलाइजेशन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, ठीक है। माइक्रोबियल कंट्रोल, हम माइक्रोब्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमारे पास मेन 3 मेथड होते हैं, या तो हम उनको किल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या हम उनको रिमूव कर सकते हैं, उस जगह से हम उनको रिमूव कर दें, और या हम इनहिबिट करें, उनकी ग्रोथ को रोक दें, उनको वो जिस जगह हैं वो उसी जगह उसी फेज में रुक जाए। तो 3 हमारे पास मेन तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन बेसिकली प्रोसेस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी नॉर्मल जो स्टेट होती है दैट इज़ द वेजिटेटिव स्टेट, लेकिन उसकी जो रेजिस्टिव स्टेट होती है वो होती है स्पोर स्टेट, यानी कि वो स्पोर फॉर्म में भी मिलता है, और वो जो स्पोर होती है वो काफ़ी रेजिस्टिव फॉर्म होती है। तो जनरली मेथड्स के अंदर स्टरलाइजेशन मेथड में वेजिटेटिव फॉर्म को किल करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जो स्पोर फॉर्म है माइक्रोब्स की वो बहुत रेजिस्टिव होती है, तो उसको किल करना काफ़ी जो है दिक्कत का काम भी है, या काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और कभी भी 100% माइक्रोब्स कहीं किसी भी फेज से किसी भी जगह से नहीं हट सकता। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप कोई सा भी जो है ऐड देखते हैं, 19 जो है लाइजोल का ऐड देखते हैं, कोई जो है फ्लोर क्लीनर का एग्जांपल देखते हैं हार्पिक का एग्जांपल देखते हैं, तो वहाँ पर वो बोलता है कि मारे 99.99% बैक्टीरिया, ऐसा वो बोलता है, ठीक है। कभी भी वो 100% नहीं बोलेगा, जो 100% बोलता है वो फेक बोलता है। वैसे मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो 99.99% बोलें, वो 100% ना बोलें। क्यों? क्योंकि 100% माइक्रोब्स को किल करना पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पर MCI की गाइडलाइंस हैं, MCI की जो है गाइडलाइन के हिसाब से कायदे से उनको नोटिस आ जाना चाहिए जो 100% जर्म किल वाला एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये तो एक ऐसे मैंने आपको इंटरेस्टिंग बात बताई, ठीक है। तो वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म दोनों को किल करने के लिए जो है स्टरलाइजिंग एजेंट्स खास तौर से हमने कुछ फैक्टर्स में कुछ स्टेट वाइड डिवाइड किए हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है फिजिकल, जैसे हमारे पास जो है वैसे मैं ये जो सिलेबस बना रही हूँ फार्मेसी के हिसाब से बना रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो डिज़ाइन है, ये जो स्टरलाइजेशन है, ये आप लोगों को कई सारे एग्ज़ाम्स में भी आता है, जैसे आपका नर्सिंग में भी आता है, बहुत सारी जगह भी आता है, तो MSc माइक्रोबायो में भी आता है, तो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो, ठीक है। तो हमारे पास स्टरलाइजेशन के हमने 5 पार्ट बनाए हैं। फिजिकल स्टरलाइजेशन, ठीक है, मैकेनिकल स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन एंड गैसियस स्टरलाइजेशन। जो फिजिकल स्टरलाइजेशन है, फिजिकल स्टरलाइजेशन के अंदर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन।
ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में क्या डिफरेंस होता है ये हम इनके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम जो है ड्राई हीट से हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि यहाँ सिर्फ हम गर्म कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और इसके लिए हमने यहाँ पर ड्राई हीट के कुछ सब टाइप्स पढ़े हैं, जैसे रेड हॉट, यानी कि किसी भी जैसे इनोकुलेशन ट्यूब को वो इनोकुलेशन निडल को आप गर्म कर लेते हैं। इसके अलावा फ्लेम करना उसको, है ना, उसको आग से जला के, उसके बाद इंसिनरेशन मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करना, और एक और जो जिस पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं दैट इज द हॉट एयर ओवन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में मॉइस्ट स्टरलाइजेशन के अंदर हम कहीं ना कहीं वहाँ पर स्टीम का यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्ट का यूज़ कर रहे हैं। मॉइस्ट का यूज़ करना मतलब कि वहाँ पर हम, मॉइस्ट मतलब होता है पानी या कोई भी नमी, तो यहाँ पर हमने वाटर से स्टीम बनाया है एंड देन फिर हम उस स्टीम के थ्रू स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। इस बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री से कम, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे, और टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ द ऑटोक्लेव, और इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन में हमने जैसे इथाइलिन ऑक्साइड है, केमिकल में मतलब कि हम इसमें कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं एंड दैट इज़ एग्जांपल जो आपका इथाइलिन ऑक्साइड है। इसके अलावा एल्कोहल्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, ये आपके ये आपके केमिकल स्टरलाइजिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा जो आपके गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट है जिसमें से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दैट इज़, यानी कि जो गैसियस फॉर्म में है, और वो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको हम फॉर्मेलिन भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर रेडिएशन जो है, रेडिएशन को हमने 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द आयनाइजिंग रेडिएशन, सेकेंड इज द अल्ट्रावायलेट एंड थर्ड इज द माइक्रोवेव रेडिएशन। यहाँ पर आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे, गामा रे, ठीक है, दूसरा ही हमारे पास यूवी रेज एंड थर्ड इज द माइक्रोवेव रेज है, ठीक है। अब हम फटाफट से इनके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टरलाइजेशन में ड्राई हीट, उसके बाद फिर हम मॉइस्ट हीट, तब जाके हमारा फिजिकल स्टरलाइजेशन कंप्लीट होगा। देन फिर मैकेनिकल, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैकेनिकल रह गया, है ना। मैकेनिकल के अंदर, मैकेनिकल मतलब कि हम यहाँ पर कोई अपैरेटस, कोई मैकेनिकल चीज़ें, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में बहुत सारे फिल्ट्रेशन हम यूज़ करेंगे, जैसे एस्बेस्टॉस फिल्टर है, कैंडल फिल्टर है, वो हम फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे, उनके बारे में हम डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ओके, ताकि फिजिकल स्टरलाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में सबसे पहला जो हमारा है दैट इज़ द रेड हॉट, यानी कि आर्टिकल को आप उसके लाल गर्म होने तक आप उसको, मतलब जब तक वो लाल ना हो जाए तब तक आप उसे गर्म कर रहे हैं। और जनरली ऐसा इनोकुलेटिंग लूप में आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, जब आप किसी इनोकुलेटिंग लूप से आप कोई बैक्टीरिया की स्ट्रिकिंग कर रहे हैं, उसको जो भी उसको जो, या फिर आप उसको प्लेट ग्लास स्लाइड पे उसको आप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर उसको यूज़ करने से पहले आप उसको रेड हॉट तक, उसको फ्लेम के ऊपर बंसन बर्नर तक तब उसको गर्म करते हो, देन फिर उसको यूज़ करते हो, और आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट भी उसको गर्म करके ही रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है आर्टिकल्स लाइक इनोकुलेशन वायर लूप एंड कैन बी स्टरलाइज इन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, और इसको आप लाल गर्म होने तक आप गर्म करोगे, ठीक है, लाल होने तक। फ्लेमिंग जो है, आर्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू रेड हॉट, इसमें फ्लेमिंग में आप उसे गर्म होने तक, लाल गर्म होने तक जो है उसको नहीं यूज़ करोगे, बट इसको आप पास करोगे फ्लेम के ऊपर। इसको जस्ट आप फ्लेम के ऊपर पास कर दे रहे हो फटाफट से, जैसे आप ग्लास स्लाइड में करते हो, ठीक है। ग्लास स्लाइड को आपने फ्लेम के ऊपर जल्दी, इधर बंसन बर्नर की फ्लेम जल रही है, उसको आप जल्दी से ऐसे क्रॉस कर दे रहे हो फटाफट से, तो वहाँ पर भी स्टरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ग्लास स्लाइड है, स्कैल्पल्स है, कॉटन वुल प्लग्स हैं, इनको आप करने के लिए जो है आप फ्लेमिंग यूज़ करते हो। नाउ थर्ड इज द इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब कि आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म कर रहे हो, और जो है मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी इस इंसिनरेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि मटेरियल इसमें फाइनली ऐश में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन दिस यहाँ जो है, यहाँ कॉमा आना चाहिए था, इन दिस
मटेरियल इज ट्रीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर टू कन्वर्ट इनटू द एश। ठीक है, तो गार्बेज क्लीनिंग वगैरह के लिए या किसी सरफेस को हटाने के लिए वहाँ पर जो मटेरियल है उसको जो है पूरा बर्न ऑफ कर दिया जाता है, ऐश में कंप्लीट कर दिया जाता है। और ये जनरली आपका जो हॉस्पिटल के जो कचरा रहता है, जो कि आपका हॉस्पिटल का वेस्ट बचता है, जैसे कॉटन स्वैब है, आपका वुल है, इनको ख़त्म करने के लिए आप इंसिनरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा मेन है, जिस पे मेन क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज़ द हॉट एयर ओवन। अगर हम हॉट एयर ओवन की बात करें तो हॉट एयर ओवन दिखता ऐसा है, एक बार आप इसको देख लीजिए, ये डायग्राम मैंने गूगल से ही लिया है। ठीक है, ये जो है एक स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का एक अलमीरा जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस पे यहाँ पर जो है एस्बेस्टॉस की जैकेट होती है। ठीक है, जो कि हाई सीलिंग प्रोवाइड करती है। एस्बेस्टॉस की जैकेट होगी, ये जो बना हुआ रहता है ये एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है। ठीक है, इसमें जो हीटिंग की जाती है, यानी कि जो हीटिंग दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग इक्विपमेंट से ही, एलिमेंट से ही दी जाती है। मतलब वहाँ पर जो है अंदर की साइड पे जो है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि गर्म इसको करते हैं। यहाँ पर इसका जो यूजेस है, हॉट एयर ओवन जनरली हर माइक्रोबायोलॉजी लैब में होता है। तो इसके लिए जो इसके जो यूजेस हैं वो आपके जितने भी ग्लासवेयर्स हैं उनको क्लीन करने में, पेट्री डिश, सिरिंजेस, टेस्ट ट्यूब, पिपेट्स, फ्लास्क, सभी को क्लीन करने में ये यूज़ करते हैं इसको हम। ठीक है, इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फॉर्सेप है, स्कैल्पल्स है, सीजर्स है, इनको भी स्टरलाइज करने में ये हमारे काम में आता है। पाउडर्स को भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं मेनली वो हमें जो इसमें रखनी है वो क्या क्या है। सबसे पहले कोई भी जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल है वो हमें इसमें हम इन्फ्लेमेबल या वॉलेटाइल या थर्मोलेबाइल सब्सटेंस जैसे रबर वगैरह जो है वो हम इसमें नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और अगर हमने एक्सप्लोजिव या वॉलेटाइल या फ्लेमेबल सब्सटेंस रख दिया है तो हो सकता है ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। थर्मोलेबाइल जैसे रबर रख दिया है तो उसका पूरा जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। तो वो उसके लिए हमें प्रिकॉशनली ध्यान रखना है कि ये मटेरियल इससे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी मटेरियल हम इसके अंदर रखेंगे वो हमेशा ड्राई होना चाहिए। पूरी तरीके से आप उसको सुखा लीजिए धूप में, देन फिर आप इसको जो है करिए। आर्टिकल्स द मस्ट नॉट बी ओवरलोडेड। जो भी आपका हॉट एयर ओवन है उसको ओवरलोडिंग आप कतई नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने ठूस के उसमें मटेरियल भर दिया है तो वहाँ पर एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। जो भी आप चीज़ें रख रहे हैं उसमें एक प्रॉपर गैप होना चाहिए ताकि एयर प्रॉपरली सर्कुलेट हो सके। यहाँ पर एक और चीज़ कि जैसे आपका स्टरलाइजेशन टाइम, जैसे अभी हमें स्टरलाइजेशन टाइम बताएंगे कि जैसे यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस आपने मेंटेन किया 30 मिनट तक, और वहाँ पर आप देखेंगे कि हॉट एयर ओवन के बाहर जो है वहाँ पर एक एक नॉब होती है। वहाँ से आप टेम्परेचर और टाइम मेंटेन रखते हो और जैसे ही वो जैसे मतलब ऑटो ऑफ हो जाता है, जैसे ही वो टेम्परेचर और टाइम कंप्लीट हो जाता है। अब वो ऑटो ऑफ हो जाता है तो ऐसे नहीं कि 30 मिनट हो गए अब आपने उसका डोर ओपन कर लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका हॉट एयर ओवन में क्रैक होने के चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर और अंदर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वहाँ क्रैकिंग के चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए अगर आपका टाइम कंप्लीट भी हो गया है तो लेट द ओवन कूल, ओवन को कूल होने दीजिए। करीबन 2 से 3 घंटे के बाद ही आप उसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है और स्टरलाइजेशन टाइम है वो रिवर्स चलता है। यानी कि अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो आपका टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टाइम कम होगा। जैसे 160 डिग्री सेल्सियस का टाइम है, टेम्परेचर है, तो ये करीबन 2 घंटे तक आपको इसको मेंटेन करना है। 170 है तो 1 घंटे तक, और 180 है तो इसके अंदर 30 मिनट तक जो है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन के ये कुछ मेन पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर हम अपना जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम मॉइस्ट स्टरलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ हम एक और पार्ट जिसे सनलाइट, जो कि वैसे ड्राई हीट में ही पढ़ाया जाता है, उसको भी कंप्लीट करेंगे मॉइस्ट हीट के उस वाले पार्ट में ही। ठीक है, तब तक सुरक्षित रहिए और ढंग से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।